नमस्ते अंकित जी, स्वागत है आपका इंडियन बिजनेस टीवी पर। जी नमस्कार मैम। तो अंकित जी, मार्केट आज ऊपर नजर आ रहा है। अगर इस वक्त देखें, मिड डे है और मार्केट जो है ऊपर नजर आ रहा है। सेंसेक्स हम्म। इज 621 पॉइंट्स अप एट 77,381। जी। निफ्टी 217 अप है एट 23,467। लार्सन, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स एंड भारतीय एयरटेल। Top gainers at this hour are Tata Consumer Products, Nestle, Bharat Elect, Trent and Titan Company. Top ICICI Bank, Ultratech Cement and JSW Steel. तो अंकित जी, मार्केट के बारे में क्या कहेंगे? आज बाजार ऊपर नजर आ रहा है, कल बजट है। तो व्हाट आर योर कमेंट्स एंड व्हाट इज लीडिंग द मार्केट अप टुडे? मैम सबसे पहले तो बात करेंगे, सभी दर्शकों को नमस्कार। कल बजट है, बजट सेशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और सैटरडे बहुत सारे एम्प्लॉयज जो होंगे उनको लग रहा होगा कि सैटरडे रुइन हो गया, लेकिन बजट सेशन है तो सभी को आना भी है। काफी अच्छा सेशन रहेगा मुझे लगता है। बजट जिस तरह से मार्केट ने वापस बाउंस बैक करा है और जिस तरह से मूवमेंट दे रहा है पॉजिटिव, तो मुझे जो गवर्नमेंट है या फिर जो बाजार को है उसको, जो एफआईएस भी अभी तक एंट्री नहीं करी है, लेकिन जो डीआईएस है उनको डेफिनेटली मार्केट से उम्मीद लग रही है। तो जो कॉमन मैन है उनको भी वापस से उम्मीद लग रही है कि मार्केट काफी अच्छा रहेगा। तो जो स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, जो ग्रीन दिख रहा है मार्केट, ये मुझे लगता है कि कल भी ग्रीन देखने को मिलेगा। और मार्केट में कल बहुत बड़े चेंजेस तो नहीं देखने को मिलेंगे। बजट सेशन है, जो भी हमारे यहाँ उठापटक होगी, लेकिन यस ग्लोबल मार्केट्स बंद रहेंगे। मंडे को आगे जो भी इम्पैक्ट रहेगा, मुझे लगता है कि अला बजट पॉपुलिस्टिक बजट ना होकर ग्रोथ बजट होना चाहिए। तो ग्रोथ पे काफी रहेगा गवर्नमेंट का पूरा फोकस। तो उस ग्रोथ पे जो रहेगा उसके डेफिनेटली उसके असर हमको देखने को मिलेंगे। लेट्स सी किस तरह का मार्केट रहता है, किस तरह का बजट रहता है। लेकिन यस, मार्केट में जिस तरह से पॉजिटिव स्ट्रेंथ दिख रही है, मुझे लग रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ बनी रहेगी। जी। आज प्रेसिडेंट मुर्मू का भी स्टेटमेंट था कि मोदी गवर्नमेंट को काफी प्रेज किया उन्होंने, और वो कह रही थी कि वी आर ऑन ट्रैक टू बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो योर कमेंट्स ऑन दिस? देखिए, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे चैलेंजेस अभी हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरह से अभी यूएस के अंदर चीजें चल रही हैं, ग्लोबल मार्केट में टेंशन वापस क्रिएट हुई हैं, तो कहीं ना कहीं उस टाइप को अगर देखा जाए तो थोड़ा सा चैलेंजेस हैं। डेफिनेटली इंडियन इक्विटी मार्केट की बात करें तो काफी टॉप पे चल रहा है, यानी 2014 से आज का कंपैरिजन करें तो काफी अच्छा है। मोदी जी का थर्ड टर्म है। थर्ड टर्म में भी उन्होंने काफी अच्छी जो प्रोग्रेस है उसकी उम्मीद हमको लग रही है। तो 2 साल में 2 टर्म में उन्होंने जिस तरह से वर्कआउट करा है, तो आगे लगता है कि ये वर्कआउट रहेगा। जिस तरह से हम लोग ग्रोथ प्लान कर रहे हैं आगे आने वाले टाइम में, जिस तरह से डेवलपमेंट चल रहा है, ये कहीं ना कहीं आगे हमको बेनिफिट देगा। जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, तो वो भी हम लोग जल्द उम्मीद कर रहे हैं कि ये देखने को मिलेगी। जी। नमस्ते सेठी सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद। नमस्कार जी नमस्कार सर। अंकित जी, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ सर। आज तो बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं आप। जी जी। ब्रिक सर, कंट्रीज का अभी आपने मुद्दा उठाया आज। जी सर, आज अभी उस विषय पे अभी शुरू करेंगे चर्चा। तो अंकित जी, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है, वो टैरिफ को लेकर काफी स्टेटमेंट्स करते हैं। कल भी उन्होंने कहा है कि 25% टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स फ्रॉम मेक्सिको एंड कनाडा। इसके बाद हमने देखा कि गोल्ड प्राइसेस काफी ऊपर गए। तो इस विषय में आज चर्चा करते हैं। तो आप बताइए कि जो स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ रहे हैं बार बार टैरिफ्स को लेकर, और वो कह रहे हैं कि ही इज अगेंस्ट डी डॉलराइजेशन बाय ब्रिक्स नेशन। तो क्या आप कह सकते हैं कि अगर यूएस डॉलर जो है वो काफी डोमिनेंट करेंसी है एंड इज क्रूशियल फॉर ग्लोबल ट्रेड, तो क्या डॉलर जो है इज इम्पोर्टेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड हाउ? सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अभी वापस से एक धमकी दी है, कि पहले भी उन्होंने इस स्टेटमेंट को दोहराया है देखा जाए तो, कि कोई भी डॉलर को कमजोर रखने की कोशिश न करे। अभी देखिए, मेजर जो कंट्रीज हैं, 80% ट्रेड जो है मार्केट के अंदर वो सारे के सारे डॉलर में होते हैं। इतनी जल्दी डॉलर को खत्म कर देना या फिर डॉलर पे इम्पैक्ट आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप की भी कहीं ना कहीं गलती है कि मार्केट के अंदर एकदम से डी डॉलराइजेशन हो जाएगा। अभी ऐसी कोई चीज नहीं, लेकिन हाँ एक चीज है, अगर एक कॉन्टिनेंट ने अगर ये चीज चालू करी है, अगर इंडिया चाइना ब्रिक्स कंट्रीज अगर मिलकर ये चीज चालू करते हैं, तो बाकी कंट्रीज में भी हिम्मत आ जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस पे इम्पैक्ट डॉलर पे देखने को मिलेगा। हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो टेंशन क्रिएट है। 2000, मैंने पहले ही बोला था, 2016 की जो कंडीशन थी वही कंडीशन वापस आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप आ चुके हैं, उनको ट्विटर पे ट्वीट करना, कोई ना कोई नए स्टेटमेंट्स देना बहुत अच्छा लगता है। बाइडेन ने बहुत अच्छे से सरकार चलाई थी और थोड़ी सी स्टेबिलिटी मार्केट को दी थी। हम लोग बात करते हैं टेंशन क्रिएट ही थी उनके टाइम पे, लेकिन इस समय जो टेंशन क्रिएट हुई है वो अलग लेवल पे क्रिएट हो रही है। चाइना की बात करते हैं,
तो चाइना के साथ में उनकी जिस तरह से पड़े चल रही है, अभी हमने रिसेंट में देखा है उन्होंने जो डीप सीक लेके आए हैं, तो एआई का जो मॉडल लेके आया है चाइना, तो उसके कारण के एशियन जो यूएस स्टॉक्स हैं वो काफी गिर गए जो एआई ड्रिवन थे। तो बेनिफिट अगेन आउट डाउट की बात नहीं कर सकते हैं, बात यहाँ पे ये कर रहे हैं कि चाइना प्रिपेयर्ड है। चाइना पहले से अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर करके रख चुका है कि डोनाल्ड ट्रम्प आएंगे, कोई भी अगर टैरिफ लगाते हैं तो हमें क्या प्लान करना है। जी। तो उनकी प्लानिंग पूरी तरह से है। बीच में हमने देखा था अर्जेंटीना पे भी उन्होंने करा था। अर्जेंटीना से उन्होंने बोला कि हम जो सोयाबीन खरीदना बंद कर रहे हैं और ब्राजील से खरीदना चालू कर रहे हैं। तो फूड हो, फूड सिक्योरिटीज का लेकर हो, चाहे वो बिजनेस को लेके हो, चाहे इकोनॉमी को लेके, चाइना पूरी तरह प्रिपेयर है। जो कंट्रीज प्रिपेयर नहीं है उनको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। जी। अंकित जी, यहाँ मैं जानना चाहूँगा आपसे कि ये जो नई कॉमन करेंसी ट्रेड के लिए ब्रिक कंट्री करना चाहते हैं, तो इसके क्या फायदे हैं? सर इससे सबसे हम पहले तो बेनिफिट। ये है कि अभी तक तो स्टेटमेंट किसी का आया नहीं है, ये सिर्फ न्यूज चल रही है। ब्रिक्स करेंसी लॉन्च कब करेंगे, इंडिया की तरफ से अभी स्टेटमेंट नहीं है। अब चाइना की तरफ से अभी कोई स्टेटमेंट नहीं है। चाइना ने गोल्ड जरूर बहुत ज्यादा खरीदा है लास्ट ईयर में, तो लास्ट ईयर में उसने गोल्ड शायद इसीलिए खरीदा है कि गोल्ड बैक करेंसी होगी। तो अभी सारी न्यूज चल रही है, कहीं भी स्टेटमेंट क्लियर नहीं है कि हम कब से लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन पर ये डोनाल्ड, इसका मतलब है कि ट्रम्प हवा में बात कर रहा है। देखिए कुछ ना कुछ तो संदेशा चल रहा है। अगर न्यूज में चल रही है तो बात तो हवा में नहीं चल रही है, अंदर कुछ ना कुछ तो है। अभी अगर मैं अभी देखूं तो तो उसने आप दो सर दो एक साल बहुत दो बड़ी चीज साल बता के रहा हूं दो सवाल है आपको, एक इसके। एक बहुत तो रिस्क डर क्या का है, माहौल। बेनिफिट क्या है? सर मैं आपको डर का माहौल एक बहुत बड़ा बता रहा हूं। हम्म, अभी जो कॉमेक्स गोल्ड है और स्पॉट गोल्ड है, फ्यूचर्स गोल्ड में और हम्म, स्पॉट गोल्ड में करीब करीब $50 का डिफरेंस चल रहा है। स्पॉट हम्म। गोल्ड और फ्यूचर गोल्ड में $50 का डिफरेंस चल रहा है। ये डर बैठा हुआ है कि कहीं ये टैरिफ्स ना बढ़ा दे इस कारण से। और मजे की बात यह है कि इस डर के कारण क्या होता है, जो इंटरेस्ट रेट है यूएस में 4.5% है, और जो गोल्ड खरीदने के लिए जो मिलता था, अगर जो बोलते हैं हम लोग मार्जिन मिलती थी, वो उसमें डबल मिलती थी, 9% तक मिलती थी। कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, अब वो मार्जिन घट के 4.5% से वो 4% तक ले आए। मतलब आप गोल्ड खरीदिए भी, उसमें 0.50% इंटरेस्ट वो अपनी जेब से दे रहे हैं। तो ये जो कंडीशंस मार्केट के अंदर चल रही है, ये बहुत पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया है। तो ये जो टेंशंस क्रिएट हो रही है मार्केट के अंदर, तो ये सारे के सारी अभी फ्लक्चुएशंस है कि ऐसा हो सकता है। इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट नहीं है, अभी चाइना की तरफ से स्टेटमेंट नहीं है, ब्रिक्स कंट्रीज में किसी ने नहीं बोला है कि हम इस तरह की करेंसी लॉन्च करने के हैं। ये मीडिया में खबरें चल रही हैं, लेकिन अगर बात निकली है, हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास भी इसी तरह की स्टेटमेंट्स हो कि ये ब्रिक्स करेंसी लॉन्च कर सकते हैं एज सुन एज पॉसिबल। अगर ये लॉन्च करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डॉलर पे एक शॉर्ट टर्म इंपैक्ट देखने को मिलेगा। फिर किस तरह से करेंसी लॉन्च होती है, लॉन्च होने के बाद में कौन इसका मेंबर क्रिएट होता है, कौन इसमें सुपर पावर करेंसी क्रिएट होती है, कौन सी करेंसी ने का नाम क्या दिया जाता है, ये सारी चीजें आने में अभी टाइम है। वो जब आएगी उसके बाद में समझ में आएगा कि मार्केट में करना क्या है। पर हम समझ के तो रखें, पहले कॉन्सेप्ट तो समझें कि उसका बेनिफिट किसको होगा, क्या बेनिफिट होगा, और रिस्क कितना है। रिस्क एक तो सर मालूम चला कि 100% टैरिफ लग जाएगा उन पे। हम्म इससे समझ में आ गया हमें। अभी जो लॉन्च करता है उसका बेनिफिट क्या है? और सर देखिए बेनिफिट इसमें एकदम से आप एक नहीं एक बोल एक पाओगे क्या लॉन्च बेनिफिट है। करेंगे? एक तो कंट्री लॉन्च नहीं करेगा, हाँ। कंट्री मिलके लॉन्च करेंगे अगर करते भी हैं तो ये सवाल है इसमें। जो आपके व्यूज हैं आप बताइए। एक सवाल किया है हमारे यहाँ से निखिल जी ने, वो भी मैं हम्म आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा है कि जी। वन क्वेश्चन फ्रॉम मी, यूएस जीडीपी इज ऑलमोस्ट 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी, और हम्म दिस 25% अबाउट 30% comprises global trade. हम्म That is, sum of imports and exports of USA. This हम्म shows that USA is still vulnerable to any impact on global trade. How much do you think the 100% tariff will impact US GDP? प्रिया मैम तो एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगी प्लीज। मैं रिपीट करता चीज हूँ। ये उन्होंने पूछ बोला रहे कि हैं। जो जीडीपी है, यूएसए की जीडीपी वर्ल्ड की जीडीपी का 25 से 30% केटी तक सर है। की आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे। सर मैं पूछती हूँ सवाल। यूएस जो हाँ। जीडीपी इज अबाउट 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी. So of हम्म 25%, about 30% comprises of global trade. That is some of हम्म imports and exports of USA. So this shows हम्म that USA is itself vulnerable to any impact on global trade. तो इसका जो असर है, how much do you think the 100% tariff will impact US GDP?
सबसे पहले तो देखिए, अगर 100% टैरिफ की बात अगर कर रहे हैं हम लोग, तो सबसे पहले ये समझना होगा कि टैरिफ लगाना इतना आसान नहीं है। वो मैक्सिको पे लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि यूएस में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है इतना। वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इट विल टेक टाइम। लेकिन जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन था कि ब्रिक्स करेंसी अगर लॉन्च होती है तो नुकसान किसको होगा। अगर ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होती है तो फर्स्ट जो नुकसान अगर देखने को मिलेगा, तो डेफिनेटली जिसने ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करी है उसी को देखने को मिलेगा। डॉलर को हम लोग शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएशन देख सकते हैं, लेकिन एकदम से इतना कन्वर्जन करना और एकदम से इतना कन्वर्ट कर देना इजी नहीं होगा। इट विल टेक टाइम। क्या रहता है उसके अंदर, पॉसिबिलिटीज क्या निकल के आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इसलिए लॉन्च नहीं करा जाता है क्योंकि मार्केट के अंदर डॉलर और गोल्ड, ये दो ऐसी करेंसीज हैं जिसको सबसे ज्यादा हेज अगेंस्ट करेंसी माना जाता है। आप चाहे क्रूड ऑयल लीजिए, चाहे कुछ भी लीजिए, अभी डॉलर के अंदर ही ट्रेड होता है। ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करने के बाद में ग्लोबल मार्केट्स, क्योंकि आपकी कंट्री कितनी है, 200 कंट्रीज है ग्लोबल वर्ल्ड में, और अगर देखा जाए तो यूरोप अलग करेंसी, यूरोपियन अलग करेंसी है, डॉलर डॉलर अलग है। ये अपनी अगर तीसरी करेंसी लॉन्च करते हैं, वो कितना एक्सेप्ट हो पाता है मार्केट के अंदर, वो कितनी अदर कंट्रीज उसको एक्सेप्ट कर पाती हैं, वो देखना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि इतना आसान नहीं है कि आपने करेंसी लॉन्च करी है और उसके अंदर पेमेंट्स इतनी जल्दी हो जाएं, क्योंकि आपके पास, चाइना के पास भी डॉलर्स रखे हुए हैं, हमारे पास भी डॉलर्स रखे हुए हैं, हर कंट्री के पास में डॉलर्स एज अ रिजर्व रखा हुआ है। तो ये एक चैलेंजिंग मोड है, इतना आसान नहीं होगा कि आप इसके अंदर चले जाएं। बात रही कि ग्लोबल जीडीपी में जो 25% की बात करी और आपने 30% की बात करी है, तो ये सारी चीजें आप देखिए, मार्केट के अंदर अभी डॉलर डोमिनेंस है और आने वाले कुछ टाइम तक रहेगा। ये किस तरह से लॉन्च करते हैं, कितना इंपैक्ट कर पाते हैं, बाकी कंट्रीज को कितना फेवर कर पाते हैं, वो जरूरी है। अगर ये डॉलर अभी अगर देखा जाए तो यूएस ड्रिवन है, अगर ये ब्रिक्स करेंसी चाइना ड्रिवन होती है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी कंट्रीज इसमें बैकआउट करेंगी और अपने आप को पीछे करेंगी कि यार इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चाइना कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक फेवरेबल कंट्री है, सेकंड टॉप मोस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड में। तो चाइना को इतना कम नहीं आंकना चाहिए, और अभी बैठ के एक टेबल पे क्या बात होती है उसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। टैरिफ्स के लगने से डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जो अभी हमने लास्ट स्टेटमेंट देखा है, फेड की मीट हुई थी, 0. कोई भी उन्होंने इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं करा है, 4.5% पे इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखा है। इन्फ्लेशन से वापस से बढ़ना चालू हुआ है। इन्फ्लेशन जिस तरह से वापस से बढ़ रहा है, फेड को टेंशन है। फेड की टेंशन के कारण कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे तो अमेरिकन जो है वो है डोनाल्ड ट्रंप, वो चाहते हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो, लेकिन फेड अभी नहीं कर सकता। उसने क्लियर बोला है कि जुलाई तक मैं इंटरेस्ट रेट कम नहीं करूंगा। तो एक ये जो तनातनी वापस से स्टार्ट हुई है, इसी की वजह से, इसी टेंशन की वजह से हम देख रहे हैं कि जो हमारा गोल्ड है वो सेफ हेवन एसेट की तरफ बढ़ रहा है। और आज की तारीख में इंडियन मार्केट में देखें तो 84,000 क्रॉस कर चुका है, M6 पे 81,000 क्रॉस कर चुका है। इतना नहीं तो उनके अपने देश की है ना, उससे हमें क्या लेना। वो जी फेड और अगर प्रेजेंट में कुछ तनातनी हो रही है तो अपने देश में कर रहे हैं ना वो, उसका प्रभाव। नहीं सर, क्यों सर, अगर अमेरिका छींकेगा भी तो सर्दी हमारे को होगी। अरे अभी वो एक मुहावरे के तौर पर सही है, पर हर रोज ये पूछेंगे उसको कितनी बार वो चीखा। हमें तो ये देखना है ना कि काम हमारे सामने क्या एग्जैक्ट चेंज होता है और क्या चेंज नहीं होता है। सर देखिए, अभी अगर ब्रिक्स उनकी में इकोनॉमी, देखिए दो और कंट्रीज जो ऐड हो रहे हैं वो मैं बताता हूँ आपको। इजिप्ट है, इथियोपिया है, इंडोनेशिया है, तीन और नए देश ब्रिक में ऐड हो रहे हैं। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा चाइना सर विद इन, चाइना जो है विद इन आपका ब्रिक आईटी ब्लॉक है। सेक्टर, सर आपका आईटी सेक्टर जो है पूरा यूएस डिपेंडेंट है। नहीं अभी इंडिया की बात तो करते हैं हम, अलग से करते हैं, पहले इस साल की बात करें हम। हाँ जी। कि चाइना का ब्रिक ब्लॉक में ऑलरेडी बिजनेसमैन यूएसए के साथ है। हम्म। उसकी टेंशन क्या है नहीं है क्या उसका, आपको क्या लगता है कि बढ़ेगी टेंशन कम होगी। सर देखिए, अगर उन्होंने देखिए क्लियर है, अगर ये ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होती है तो टेंशन बढ़ेंगी। कंट्रीज कितनी भी मिल जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कंट्रीज अभी हमने देखा था 5 के बाद में अभी 28 हो चुकी हैं, अगर सॉरी 18 हो चुकी हैं। अगर ये और भी बढ़ती हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये ग्रुपिज्म बन रहा है। तो ओपेक का भी एक ग्रुपिज्म बना हुआ है, अगर नाटो का एक ग्रुपिज्म बना हुआ है, तो ब्रिक्स करेंसी का एक ग्रुपिज्म बन जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या, क्योंकि ये आपस में देखा जाए तो एशियन कंट्रीज आपस में मिल रही हैं, और एशियन कंट्रीज जहां पे मिल रही हैं तो वहां पे एक इकोनॉमी को डेवलपमेंट के लिए तो हर कंट्री चाहती है। बात यहाँ पे चल रही है ब्रिक्स करेंसी को लॉन्च करने की, तो वो क्लियर धमकी है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। क्लियर है कि आप ये अगर लॉन्च करेंगे और आप डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएंगे तो चीजें अच्छी नहीं होंगी। तो ये कहीं ना कहीं एक थ्रेट है। अभी तक कोई हमारे इंडिया का स्टेटमेंट नहीं आया है, उन्होंने ये 2 बार बोली है, दोनों बार में इंडिया की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया और चाइना की तरफ से स्टेटमेंट नहीं आया, इवन रशिया की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन अगर ये चीजें होती हैं, डेफिनेटली टेंशन क्रिएट होंगी
और डोनाल्ड ट्रंप इस टेंशन को आगे भी लेके जाएंगे और मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो इसी कारण से बढ़ेगी भी। अच्छा, अब दूसरी बात पे आते हैं। जो टैक्स बढ़ेंगे तो उसका अमेरिकन कंज्यूमर बिजनेसेस पे फर्क पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। कैसा उसको लेते हैं? तो वहाँ की जनता के अगेंस्ट जा रहे हैं क्या, जो कर रहे सर हैं? जनता अगेंस्ट में देखिए, पॉपुलिस्ट अगर हुए हैं और वहां पे सारी चीजें चल रही हैं, उन्होंने अगर टैक्सेशन को लेके बात कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी जनता को कॉन्फिडेंट में लेके चल रहे हैं कि हम अमेरिका फर्स्ट की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री रखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को हब बना के रहेंगे वापस से अमेरिका को। तो अमेरिका को अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका अगर देखा जाए तो पॉल्यूशन में अभी जीरो फेज में रहता है, पॉल्यूशन बहुत कम है। इंडस्ट्रीज अगर आएंगी तो कहीं ना कहीं वापस से पॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो वहां पे जो बाकी चीजें हैं तो इस चीज को टेंशन लेके क्रिएट रहेंगी। एआई पे जो डोनाल्ड ट्रंप है उनका जो पूरा फोकस है एआई और क्रिप्टो पे, उनका सबसे ज्यादा फोकस है। अभी उनका एक नया फोकस तैयार हुआ है कि हम जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं उसको कम करेंगे। और क्रूड ऑयल प्राइस कम करने का उन्होंने क्या तरीका निकाला है कि हम जो प्रोडक्शन है उसको डबल कर देंगे। वैसे ही जो बाइडेन ने उसको डबल कर रखा हुआ था, अब उसको वो और डबल करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो सके और उसके बाद में जो इन्फ्लेशन है उस पर कंट्रोल कर सके। उनका प्लान है इन टैरिफ अगर लगा दिया तो इन्फ्लेशन क्यों नहीं बढ़ेगा, वो प्रोडक्ट जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो क्रूड ऑयल है उसको एक्सपोर्ट करने हैं तो करेंगे और जो हमारी कंट्री है उसके लिए भी यूजेबल रहेगा। तो क्रूड ऑयल पे फोकस उनका क्लियर है कि मैं क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे लाऊंगा, उससे इन्फ्लेशन कम होगा, इन्फ्लेशन कम होगा तो मैं टैरिफ लगा सकता हूं और अपने कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग पूरे के पूरा हब क्रिएट कर सकता हूं। अच्छा, अभी ब्रिक्स नेशन को देखते हुए आपके सामने यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में क्या खास बात लगती है? सॉरी। अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में क्या चेंजेस आएंगे, या ब्रिक नेशंस को लेके कुछ चेंजेस आएंगे, या वह वैसी पॉलिसी रहेगी जैसी पहले है? सर ब्रिक्स ने अभी तक कोई भी पॉलिसी क्रिएट करी नहीं है। अगर ब्रिक्स देखा तो है तो अभी ब्रिक्स ने जितनी भी पॉलिसीज क्रिएट करी हैं वो अभी सिर्फ मीटिंग्स हुई हैं। ब्रिक्स की तरफ से अभी तो कोई स्टैंड लिया नहीं गया है। जो भी चीजें मीटिंग्स हुई हैं वो केवल डेवलपमेंट को लेके बात हुई है कि हम लोग आपस में किस तरह से डेवलपमेंट लेते हैं। यूएस की तरफ से अभी तक कोई भी जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो ब्रिक्स को लेके वो अभी तक ऑन पेपर्स नहीं है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि किस तरह से यूएस लेता है इस चीज को, तो यूएस अगर इस चीज को ले रहा है और टेंशन क्रिएट कर रहा है तो हमको समझना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते हैं कि ब्रिक्स कोई करेंसी लॉन्च करे या फिर ऐसा कोई गुट बने। अभी ऐसा यूएसए का कहना है कि वो साइबर सिक्योरिटी और बड़ी टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट शेयर नहीं करेगा ब्रिक वालों के साथ, अगर वो डॉलर के सामने कोई दिलाते हैं। बिल्कुल। ये एक थ्रेट है। इसको ऐसा लेना चाहिए कि चाइना का क्लियर स्टैंड है, आप बनाइए हम उसका कॉपी करके मार्केट में फेंक देंगे, मार्केट में उसको स्प्रेड कर देंगे। तो उनका ये क्लियर स्टैंड बना हुआ है। तो जैसा आपने देखा एआई मॉडल्स बहुत सारे आए थे, चैट जीपीटी आया था और उसके बाद में जेमिनाई आया था। तो यूएस की तरफ से जितने भी एआई ऐसे थे उन्होंने करोड़ों डॉलर उसके अंदर खर्चा करा है, लेकिन उसी वही चीज 49 करोड़ में उसने एक एआई अपना डीप सीक करके बना के इसने मार्केट में लॉन्च कर दिया। तो जिस तरह से वो लॉन्च करता है उनका चाइना का स्टेटमेंट क्लियर है, आप बनाइए मैं उसकी कॉपी कर लूंगा। वो आर&डी पे फोकस करते हैं, लेकिन जो चीज मार्केट में आई है उसकी कॉपी करने में वो स्मार्ट रहते हैं। वहीं अगर बात करें तो ये जो उन्होंने बोला है कि हम आपके साथ में शेयर नहीं करेंगे जो टेक्नोलॉजी आएंगी, तो कहीं ना कहीं देखिए हर जगह हर कंट्री इस समय चाइना और यूएस ये दो कंट्रीज हैं। इसके अलावा देखिए इंडिया अभी कोई भी इंपैक्ट करना नहीं चाहता। इंडिया ना चाइना से रिलेशन खराब करना चाहता है ना यूएस से रिलेशन खराब करना चाहता है। आज ही फॉरेन मिनिस्टर का आया था स्टेटमेंट जो इंडिया के हैं कि हमको मार्केट के अंदर अब नई स्ट्रेटेजी के साथ में जाना पड़ेगा। अपने गुड फेथ्स को देखते हुए मार्केट में नई स्ट्रेटेजीज किस तरह से डेवलप करते हैं वो देखना होगा। लेकिन अगर ये सारी चीजें चल रही हैं तो चाइना और अमेरिका के बीच में जो टशन चल रहा है कि हम टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेंगे, हम टैरिफ बढ़ा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अभी बातें चल रही हैं। ग्राउंड लेवल पे क्या इंप्लीमेंट होता है वो देखना बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ भी इंप्लीमेंट होगा डेफिनेटली ग्लोबल इकोनॉमी पे इंपैक्ट आएगा और दोनों की लाइफ दोनों की टेंशंस में कहीं ना कहीं इंडिया को भी इंपैक्ट पड़ेगा और वर्ल्ड मार्केट को इंपैक्ट पड़ेगा। और आपके हिसाब से ब्रिक्स पे क्या बात कर सकते हैं, और कोई मुद्दा है? सर ब्रिक्स का अभी मुद्दा तो और कुछ भी खास नहीं है। खास यही है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी पे कितनी जल्दी मार्केट के अंदर कोई न्यूज इंपैक्ट होती है कि नहीं होती है, क्योंकि मैं देख रहा हूं जिस तरह से गोल्ड की प्राइसेस स्पॉट और फ्यूचर में $50 का डिफरेंस हो गया है। अमूमन इतना होता नहीं है,
लेकिन सिल्वर प्राइसेस के अंदर भी देखें तो एक टैरिफ्स के कारण, डर के कारण कहीं ना कहीं चीजें निकल के आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था मैं जैसे ही आऊंगा वैसे ही टैरिफ लगा दूंगा। उस बात को आज करीब करीब 10 दिन निकल गए हैं, लेकिन अभी तक कुछ करा नहीं है। लेट्स सी, 25% है जो मैक्सिको पे और कनाडा पे वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। अगर वो लगाते हैं तो डेफिनेटली वापस से एक प्रेशर क्रिएट होगा और इकोनॉमी में वापस से एक यूएस इकोनॉमी में डेफिनेटली टेंशन वापस से क्रिएट होंगे। चीन से उसके ऑलरेडी संबंध बिगड़े हुए हैं। हाँ तो ऐसे माहौल में और क्या वो एक्शन लेगा? तो और तो स्थिति खराब होगी अगर कुछ ज्यादा कड़ा सर, अगर माहौल कोई में कार्रवाई करता है देखिए, तो अच्छी बात नहीं है। कड़ी कार्रवाई करेंगे आ, तो अच्छी बात नहीं है। देखिए चीजें हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन आप मना तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी कुछ ना कुछ सोच समझ के करेंगे। अभी देखा जाए तो उनकी फेड की और डोनाल्ड ट्रंप की दोनों की जो बातें हैं वो दोनों अलग अलग निकल के जा रही हैं। उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है कि मेरी अभी डोनाल्ड ट्रंप के साथ में, अभी गवर्नमेंट के साथ में नई जो गवर्नमेंट आई है, फेड ने बोला, मिस्टर पॉवेल ने, कि अभी मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है। तो 10 दिन हो गए हैं और फेड के साथ में कोई मीट नहीं हुई है। वहीं अगर देखा जाए तो अभी न्यूज आ रही है कि चाइना, जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चाइना जा सकते हैं, वो रशिया जा सकते हैं। तो अभी बहुत जल्दी है। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे डिस्कस करा था तो यही चीज पे बात करी थी कि मार्केट में अभी कम से कम 2 महीने और वेट करना पड़ेगा। इनके स्टेटमेंट्स कंटिन्यू रहेंगे, वो क्या करते हैं वो देखना बहुत जरूरी होगा। और ये मार्च एंड तक हमें बहुत सारी क्लैरिटी देखने को मिल जाएगी। कि फेड का कोई रेगुलर या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है? जो भी प्रेसिडेंट आता है उसके साथ उसका तनातनी रहती ही है। अ, ये रहती है, हम इंडिया में भी ये चीज देख चुके हैं। तो ये कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ और चाहती है। वो पॉपुलिस्ट भी चाहती है, ग्रोथ भी चाहती है। फेडरल का एक केवल एक यही है कि मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों के फोकसेस चेंज हो जाते हैं। जिस गवर्नमेंट के साथ में काम कर रहे हैं उनके साथ में ट्यूनिंग बैठी रहती है। कोई नई गवर्नमेंट आती है, उसके फोकसेस बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। तो इनकी जो पॉलिसीज रहती है, फेडरल गवर्नमेंट की हो चाहे आरबीआई की हो, तो जो पॉलिसीज है उसको एकदम से बदलाव करना आसान नहीं होता है। इसी कारण से तनातनी मार्केट में होती है और दोनों के बीच में होती है। हमने इंडिया में भी देखा है, हमने बीच में अगर देखा जाए तो हमने यही चीज यूरोप में भी देखी थी, अब हम यूएस के अंदर भी देख रहे हैं। तो ये चीजें तो रेगुलर है, रेगुलर प्रैक्टिस में है, और मेरे को लगता है कि आम आदमी को इन चीजों की आदत हो जानी चाहिए। वेंकट जी, आप तो कंसल्टेंसी देते हैं फॉरेन ट्रेडर्स को, इन्वेस्टर्स को। जी तो आपको क्या लगता है करेंसी के मामले में क्या आप सलाह देना चाहेंगे उनको, जो हमारे दर्शक हैं, सर, जो ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं करेंसी तो में? जो ट्रेडर इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्लियर है कि डॉलर इंडेक्स को पूरा ध्यान में रखिए। वॉलेटिलिटी है डॉलर इंडेक्स के अंदर, अभी वापस से हमने देखा था 109 110 रुपए के आसपास तक गया था, उसके बाद में करेक्शन वापस से लिया है। तो ग्लोबल मार्केट में अभी करेंसी का फ्लक्चुएशन है। इंडियन मार्केट में देखा जाए तो आईएनआर 86.50 के ऊपर चल रहा है। पॉजिटिव नेगेटिविटी इसके अंदर बनी हुई है। ये नेगेटिविटी बनने का मेन रीजन है कि इंडियन मार्केट से एफआईआईज ने बहुत ज्यादा तादाद में एग्जिट करा है लास्ट 4 इयर्स में। तो लास्ट 4 साल में जिस तरह से एग्जिट करा है, इस कारण की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। तो इंडिया का जो प्रॉब्लम है वो ये है इस समय, सॉरी, फेड को अटैक करना। अगर ये फेड को अटैक कर लेते हैं तो डेफिनेटली वापस से हम ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ जाएंगे। और बात रही डॉलर इंडेक्स, यूएसडी, जेपीवाई, ये तो डेली ट्रेडेबल करेंसीज हैं। मार्केट इस समय जो भी चल रहा है, डॉलर इंडेक्स के ऊपर काफी फोकस रखना जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि डॉलर इंडेक्स बहुत बड़ी कोई गिरावट देखने को मिलेगी। ये अभी एक रेंज बाउंड है, 105 106 के ऊपर बहुत टाइम बाद निकला है। तो आने वाले टाइम में इसी रेंज में ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा। फेड को भी सीधा डर ये है कि इंटरेस्ट कट हो गया तो सब पैसा चला जाएगा बाहर, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा यूएसए में। तो इंडिया में वापस पैसा आना शुरू हो जाएगा। वो नहीं चाहते हैं ये पैसा आए इधर। देखिए, चाहते नहीं है ऐसा नहीं है। उनका एक ही प्राइमरी मोटो है कि वो 2% इन्फ्लेशन पे लेके आना चाहते हैं। अगर 2% इन्फ्लेशन अगर आ जाता है तो डेफिनेटली वो वापस से लेके आएंगे इसको, जो इंटरेस्ट रेट है उसको वापस से 0.25% तक लेके आएंगे। देखिए, एक साइकिल है। इन्फ्लेशन आया है तो डिफ्लेशन भी होगा। आने वाले टाइम में हम यूएस इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की जगह नीचे भी जाते हुए देखेंगे। और यही साइकिल अगर उसके इंटरेस्ट रेट की देखें तो वापस से अगर देखा जाए तो 5.5% से 4.5% रखा है। इस इकोनॉमी में वो सरवाइव कर गए, ये बहुत बड़ी चीज है। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू रहना चाहिए। और देखिए, कट तो करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो 4.5 से कट नहीं करेंगे। थोड़ा सा टाइम लेके कट करेंगे, लेकिन यस, अभी बहुत जल्दी 0.25% आ जाएगा मुझे नहीं लगता। 2026 तक अगर ये 3% भी लेके आ जाते हैं तो बड़ी चीज होगी। जापान ने तो लगता है डिफ्लेशन को देखा है, जो उसने इंटरेस्ट रेट 0% पे लाया और उसके बाद माइनस में गया। जी, तो एक्चुअली उसने डिफ्लेशन देखा है। बिल्कुल। और यही चीज अमेरिका आने वाले टाइम में देखेगा। तो अभी रो रहे हैं जापान वाले पूरी तरह से। जी, अब इनकी कार मैन्युफैक्चर भी कंबाइन हो गए हैं कि हमें दोनों मिलकर कार बनाएंगे, और सब कंट्रीज के अलग अलग इश्यूज हो रहे हैं।
इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट को लेके। सर प्रॉब्लम अलग है, प्रॉब्लम अलग है। प्रॉब्लम ये है कि डेट बढ़ता जा रहा है हर कंट्री के ऊपर, और जितना अपन डेट को काउंट करेंगे ना, उस डेट को अगर मैं काउंट करने की कोशिश करूंगा तो वो डेट टोटल जीडीपी का बहुत ज्यादा है। तो जो इंटरेस्ट रेट है, अगर किसी एक नॉर्मल मैन की बात करें, कॉमन मैन की, अगर कोई कॉमन मैन है उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट लग रहा है और वो पे करने की ताकत में नहीं आ पा रहा है, उसके बाद फ्रीबीज कल्चर, यूएस के अंदर भी उन्होंने, डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दूंगा। तो जो ये फ्री बीज वाला जो कल्चर चल रहा है, जो यूएस तक पहुंच गया है, आने वाले टाइम में ये शायद आगे और दिक्कत देगा। तो सारी कंट्रीज पूरा की पूरा डेट पे चल रही हैं और हाईली डेट पे चल रही हैं, और हाईली डेट के कारण कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है कि आपके पास पैसा नहीं है। देखिए, अगर कोई घर, एक घर है, एक घर में 4 लोग रहते हैं, और अगर पैसे की किल्लत है तो वहां पे भी लड़ाइयां होती हैं। तो ये तो ग्लोबल मार्केट है, और पैसे की कमी हर जगह चल रही है। जो करेंसी क्रंच है वो सब जगह देखने को मिल रहा है। तो ग्रोथ जो दिख रही है वो सारी चीजें ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन डेट भी एक बहुत बड़ा इशू है मार्केट के अंदर। तो इसी कारण से कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, चाहे वो जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे एक रशिया सबसे कम डेट पे अभी खड़ा हुआ है, इंडिया भी उसमें आता है, क्योंकि एज पर पॉपुलेशन इंडिया के पास भी डेट काफी अच्छा खासा है। तो ये सारी चीजों पे फोकस थोड़ा सा करना पड़ेगा, और किस तरह से निकल के आती हैं, क्योंकि रिसेशन ऐसा नहीं हो कि रिसेशन 2025 के बाद में स्टार्ट हो और हम 1930 वाली कंडीशन में जाएं। अभी चारवाक ऋषि हुए हमारे यहाँ, उन्होंने बोला दूध पियो, घी खाओ, जो करना है मुंह जुड़ाओ, और पैसे देने की चिंता मत करो, उधार लेके खाओ। हाँ तो सर गलत नहीं है, मरना सबको है, तो उधार लेके मरे, यही बोल सकते हैं। लेकिन आगे वाली अपनी जो जनरेशन है उसको फिर आप क्या देके जा रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे वो देने वाला है क्या पैसा? इसने नहीं दिया तो वो देगा, आप समझ रहे हैं? वही है कि देने कोई की देगा ताकत नहीं, में नहीं है वो। लेकिन हम आपने आने वाला भविष्य जो है उसको खराब कर रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको खराब कर रहे हैं। जो भी एक कंपनी है वो कभी भी 1 या 2 साल या 5 साल का नहीं सोचती है, वो आने वाले 500 डेज का सोचती है, स्पेशली इन जापान। इंडिया में तो फिर भी मैं बात नहीं करूंगा, जापान में कोई भी कंपनीज हो, 100 ईयर्स एक मामूली है कि 100 ईयर्स पुरानी कंपनी है, तो बहुत सारी कंपनीज वहां पे रोटेट करती हैं, और कुछ कंपनीज है जो 1000 ईयर पुरानी भी हो चुकी हैं। तो इस तरह की जो अगर चीजें चल रही हैं तो वहां पे वो चीज लंबे समय के लिए चलती हैं। तो आप सोसाइटी को क्या देके जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ आप अपना अपने बारे में सोच के जा रहे हैं। मेरा रेफरेंस इसलिए था कि सबके पास डेट है अभी, और ओवर लिमिट हम्म। से ज्यादा है। तो हम्म। उस विषय में जो आपने बताया, अच्छा बताया, प्रिया जी। जी। अ, एक सवाल है कि अगर सपोज के ब्रिक नेशंस नई करेंसी बना भी लेती है तो इसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं और इसके रिस्क क्या हो सकते हैं? मैम रिस्क ज्यादा है, बेनिफिट सभी कम है। क्योंकि रिस्क इसलिए ज्यादा हो जाएगा कि डॉलर को एकदम से डोमिनेट कर देना और ग्लोबल मार्केट में तहलका मच जाएगा, और कहीं ना कहीं नए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। बैक्ड बाय किसके हैं वो देखना जरूरी है। आप आपस में, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी इंडिया में टोटल ड्रिवन मार्केट है डीआईएस का। मैं फिर बोलता हूँ, राम ने श्याम को दिया, श्याम ने सुंदर को दिया, सुंदर ने गीता को दिया, गीता ने सीता को दिया। अभी हमारा मार्केट हमारे पास में ही घूम रहा है। डॉलर का जो डोमिनेंस है, हमारा मार्केट इतना ऊपर चला गया, देखा जाए तो 2014 से लेके अभी डबल क्रॉस कर चुका है। लेकिन एफआईएस का पैसा कंटिन्यूसली निकला है। तो सिर्फ हमारा जो पैसा है इंडियन करेंसी के अंदर ही पूरा मार्केट क्रिएट हुआ है और वही बढ़ा है। तो जो सेंट्रलाइज करेंसी है डॉलर, हमारे यहाँ से कंटिन्यूसली वॉश आउट हुआ है, हमारे यहाँ से निकला है। उस कारण से प्रॉब्लम जो देखने को मिल रही है, आज हम 86.50 को क्रॉस कर चुके हैं। तो हम्म। ये जो प्रॉब्लम है, ठीक है ना, जब तक आपके यहाँ पे एफआईआईज नहीं आएंगे, बाहर का इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएगा, स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिलेगी मार्केट के अंदर। जो फ्लक्चुएशन चल रहे हैं, ठीक है, जिस दिन एसआईपी का पैसा निकलना स्टार्ट हुआ, लोगों ने घबरा के अपना पैसा प्रॉफिट बुक करना चालू करा, तो जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो और जल्दी निकलेंगे, फिर मार्केट के अंदर क्रैश देखने को मिलेगा। तो प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इस समय मार्केट के अंदर ब्रिक्स करेंसी लॉन्च कर देते हैं, ठीक है, लेकिन उसको एडॉप्ट कितनी जल्दी करा जा सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं कि ब्रिक्स करेंसी केवल आपस में ट्रेड करने के लिए बन गई हो, लेकिन उसका डॉलर का इंपैक्ट कुछ भी ना पड़े। तो ब्रिक्स करेंसी को अगर लॉन्च करना है तो जिस तरह से यूरो स्ट्रांग है, जिस तरह से डॉलर स्ट्रांग है, वैसे ही ब्रिक्स को भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, और ब्रिक्स का जो कन्वर्जन रेट है वो डॉलर से भी हमको कनेक्ट करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बार बार ब्रिक्स नेशन को कहते हैं कि दे आर सीमिंगली हॉस्टाइल कंट्रीज। ऐसा वो क्यों कहते हैं? ये उनका स्टेटमेंट है, इसके ऊपर मैं कमेंट करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि वो एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसको एक्सेप्टेबल नहीं करना चाहिए मार्केट में। और वो करंट ब्रिक्स नेशंस को, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करी है, उसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप को या फिर डॉलर को
या फिर अमेरिका को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी जिस तरह से एआई आया है चाइना की तरफ से, और पूरा की पूरा एआई स्टॉक्स यूएस के सारे गिर गए, तो कहीं ना कहीं एक थ्रेट दे रहा है चाइना डेफिनेटली। तो उनका फोकस और किसी कंट्री को लेके नहीं है, डेफिनेटली उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ चाइना को लेके है। मैं इस स्टेटमेंट को कितना वो ले सकते हैं, इसको कहना थोड़ा सा अभी जल्दीबाजी हो जाएगी। तो अंकित जी, थैंक यू सो मच आपके एनालिसिस के लिए और जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी, अंकित जी। थैंक यू सर। थैंक यू।